आज की वारदात लखनऊ के सादतगंज क्षेत्र की है। ब्राह्मणी टोला नौबस्ता में रितेश ने बुधवार तड़के स्मिता अवस्थी के सिर पर हथौड़े से ताबड़तोड़ वार करके हत्या कर दी। इसके बाद उसके कपड़े बदलकर शव चादर से ढक दिया। पत्नी की साड़ी के साथ साथ खून से सने अपने कपड़े धोए, कमरा और आंगन साफ किया। जब उसका छोटा 6 साल का यथार्थ उठा तो मम्मी की तबीयत खराब बताकर उसे आंगन में खेलने भेज दिया। इसके बाद घर में ताला लगाकर टहलने निकल गया। जब दूसरे तल पर रहने वाले किराएदार मझोली की पत्नी शारदा देवी ने घर में सफाई के लिए पूछा तो उसके सोने की बात कहकर टाल दिया। हत्या करने के बाद टेंट व्यवसायी पति 42 वर्षीय रितेश अवस्थी लाश ठिकाने लगाने के लिए रात होने का इंतजार करता रहा। तो चले जानते हैं दोस्तों कि आखिर ये वारदात है क्या। कहानी में आगे बढ़ें उससे पहले नमस्कार दोस्तों, क्राइम चैनल पर आपका स्वागत है। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों कहानी में आगे बढ़ें उससे पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसके साथ ही बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा, क्योंकि उससे आपको आगे के वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और इसके अलावा कहानी में लास्ट तक जुड़े रहें और कहानी के बारे में आपकी क्या राय है वो आप ज़रूर कमेंट करके बताएं और मेरी क्या राय है ये मैं वीडियो के लास्ट में बताऊँगी। तो चले दोस्तों आगे चलते हैं और जानते हैं कि आखिर ये कहानी है क्या। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में रहने वाले रितेश का अपना छोटा सा टेंट का कारोबार था, जिसके लिए उसने अपने 3 मंजिला मकान के नीचे वाले हिस्से में गोदाम बना रखा था। पहली मंजिल पर पत्नी स्मिता और 6 साल के बेटे यथार्थ के साथ वह खुद रहता था और दूसरी मंजिल उसने किराए पर दे रखी थी, जिसमें मझोले अपनी पत्नी शारदा के साथ रहता था। वह भी छोटा मोटा काम करके गुजर बसर कर रहा था। रितेश की पत्नी स्मिता कानपुर के मूलगंज स्थित नौगढ़ खोया मंडी की रहने वाली थी। उसने कानपुर विश्वविद्यालय से बीए किया था। उसके अलावा उसकी 2 बहनें और 2 भाई थे। सभी की शादियां हो चुकी थी। स्मिता सबसे छोटी थी, इसलिए वह बहुत लाडली और प्यार से पाली हुई थी। सियानी होने पर घर वालों से उसकी शादी की बात छिड़ी तो लखनऊ में रहने वाले टेंट कारोबारी रितेश से उसकी शादी कर दी गई। रितेश का पूरा परिवार कारोबारी था, इसलिए पढ़ लिख कर उसने भी अपना अलग कारोबार कर लिया था। लखनऊ में उसका अपना 3 मंजिला मकान था। यही सब देखकर स्मिता के घर वालों को लगा था कि रितेश की शादी होने पर उसका जीवन हंसी खुशी से गुजर जाएगा। स्मिता पढ़ी लिखी भी थी और सुंदर भी थी, इसलिए पहली ही नज़र में रितेश और उसके घर वालों ने उसे पसंद कर लिया। रितेश से शादी करके स्मिता लखनऊ आ गई। शादी के बाद कुछ दिन तो दोनों के बढ़िया से गुजरे, लेकिन इसके बाद दोनों के संबंध बिगड़ने लगे। जहाँ पहले बात बात में प्यार बरसता था, अब बात बात में झगड़ा होने लगा। और इसकी सबसे बड़ी वजह यह थी कि रितेश को नशे की लत थी। वह किसी एक चीज़ का आदी नहीं था। वह नशे के लिए गांजा शराब भी पीता था, कुछ ना मिलने पर भांग भी खा लेता था। पति की नशे की लत से जहाँ स्मिता असहज होने लगी थी, वहीं रितेश चिड़चिड़ा हो गया था। बिना नशा के वह रह नहीं सकता था, जबकि स्मिता उसे इन सब चीज़ों से दूर रहने को कहती थी। और यही वजह थी कि रितेश शाम को नशे में झूमता हुआ घर लौटता तो स्मिता टोक देती और उसके बाद दोनों में झगड़ा होने लगता। स्मिता के पति को सुधारने की बहुत कोशिश की, लेकिन उस पर कोई असर नहीं हुआ। शादी के 3 साल बाद रितेश की यहाँ एक बेटा पैदा हुआ, जिसका नाम उसने यथार्थ रखा। बेटा पैदा होने के बाद उसका ध्यान पत्नी की ओर से बिल्कुल हट गया। अब वह सिर्फ बेटे को ही प्यार करता था। रितेश और स्मिता के स्वभाव में काफ़ी अंतर था। जहाँ स्मिता खुशदिल और जीवन में आगे बढ़ने के सपने देखने वाली थी, वहीं रितेश की सोच सिर्फ नशे तक सीमित थी। उसे जितनी चिंता नशे की होती थी, उतनी काम की भी नहीं होती थी। और यही वजह थी कि शाम होते ही दोस्तों के साथ उसकी महफिल जम जाती थी। अब वह स्मिता से ठीक से बात भी नहीं करता था। शायद इसीलिए स्मिता कुछ कहती तो वह अनसुना कर देता था। अगर सुन भी लेता तो उसे पूरा नहीं करता था।
पति की यह लापरवाही स्मिता को बहुत बुरी लगती थी और इस पर स्मिता को गुस्सा भी आ जाता था और पति पत्नी के बीच लड़ाई झगड़ा भी होने लगता था। इधर वह दोस्तों के साथ कुछ ज़्यादा ही महफिल जमाने लगा। इन महफिलों का असर उसके कारोबार पर ही नहीं, घर गृहस्थी पर भी पड़ा था, क्योंकि नशे के चक्कर में उसका ध्यान दोनों चीज़ों से हट गया था। स्मिता की बातों का पर तो ध्यान देना उसने जैसे बंद ही कर दिया था। अब लड़ाई झगड़े की भी चिंता नहीं रहती थी, इसलिए वह मन का मालिक हो गया था। इन बातों को लेकर उसकी किराएदार शारदा भी हंसती थी। स्मिता देख रही थी कि उसके किराएदार कितने प्यार और समझदारी से रहते थे, जबकि वे हमेशा लड़ते झगड़ते रहते थे। एक दिन स्मिता ने रितेश से बासमती चावल लाने को कहा तो शाम को रितेश नशे में लड़खड़ाता खाली हाथ घर आ गया। उसकी इस हरकत से उसे गुस्सा आ गया। उसने गुस्से में पैर पटकते हुए कहा, कितना कहा था कि यथार्थ बिना चावल के खाना नहीं खा रहा है, फिर भी तुम हाथ हिलाते चले आए। 2 दिनों से बेटा चावल नहीं खा रहा है, लेकिन तुम्हें क्या, तुमने तो अपना नशा कर ही लिया। रितेश ने कहा, भाई काम के चक्कर में चावल के बारे में भूल गया, कल ला दूंगा। अब रात में तो चावल बनाना नहीं है। काम के चक्कर में नहीं, ये क्यों नहीं कहते हो कि नशे के चक्कर में भूल गया। काम भूल जाते हो जबकि नशा करना नहीं भूलते। रितेश ने झुंझलाकर पूछा, आखिर मेरे नशे से तुम्हें परेशानी ही क्या है? क्यों तुम नशे के चक्कर में काम भूल जाते हो? यही हाल रहा तो एक दिन तुम यह भी भूल जाओगे कि तुम्हारी बीवी और बच्चे भी हैं। नशे के चक्कर में तुमने कारोबार तो बर्बाद कर ही दिया है, धीरे धीरे घर गृहस्थी भी बर्बाद कर दोगे। अपने साथ के लोगों को देखो, सभी ने कितनी तरक्की कर ली है और एक तुम हो, आगे जाने की बजाय पीछे चले गए हो। मैं जैसा भी हूँ अब वैसा ही रहूँगा। अगर तुम्हें मुझसे परेशानी है तो तुम अपना रास्ता बदल सकती हो, कहकर रितेश दूसरे कमरे में चला गया। आज तो तुम चावल लाए नहीं, अगर कल भी नहीं लाए तो खाना नहीं बनेगा, यह कहकर स्मिता बिना कुछ खाए सोने वाले कमरे में चली गई। रितेश से भी उसने खाने के लिए नहीं कहा। उसने कपड़े बदले और सोने के लिए लेट गई। यह 22 अप्रैल की बात है। यथार्थ पहले ही सो चुका था। स्मिता भी सोने के लिए लेट गई थी। रितेश आगे वाले कमरे में लेटा था। पत्नी की किचकिच से परेशान रितेश को नींद नहीं आ रही थी। जब काफ़ी प्रयास के बाद भी उसे नींद नहीं आई तो उसने उठकर एक बार फिर शराब पी कि शायद नशे की वजह से नींद आ जाए, लेकिन शराब पीने के बाद भी उसे नींद नहीं आई। करवट बदलते बदलते रितेश परेशान हो गया तो उसका पत्नी के करीब जाने का मन होने लगा। वह नशे में तो था ही, इसलिए शायद वह भूल गया था कि अभी थोड़ी देर पहले ही पत्नी से लड़ाई झगड़ा हुआ है। वह उसे अपने करीब कैसे जाने देगी। वह उठा और लड़खड़ाते हुए स्मिता के कमरे में पहुंच गया। खाली पेट स्मिता को भी नींद नहीं आ रही थी, इसलिए जैसे ही रितेश ने उसे जगाने की गरज से उसके ऊपर हाथ रखा, वह गुस्से में चीखी, खाने तो दिया नहीं, अब सोने भी नहीं दोगे। पत्नी के इस तरह चीखने से रितेश समझ गया कि यहाँ रुकने से कोई फ़ायदा नहीं है, यहाँ समझौते की बजाय लड़ाई झगड़ा ही होगा। उसे भी क्रोध आ गया, लेकिन वह कुछ कहे बिना ही बाहर चला गया। बाहर खड़े होकर वह सोचने लगा कि उसकी औकात इतनी भी नहीं रही कि वह पत्नी के पास सो सके। पत्नी उसे पति नहीं, उठल्लू का चूल्हा समझने लगी है। यह अपने आप को समझती क्या है, इसे लाइन पर लाना ही होगा। रितेश स्मिता को सबक सिखाने के बारे में सोच ही रहा था, तभी उसकी नज़र सामने रखे हथौड़े पर चली गई। हथौड़े पर नज़र पड़ते ही उसका इरादा खतरनाक हो उठा। उसने हथौड़ा उठाया और कमरे में वापस आ गया। स्मिता आंख बंद किए लेटी थी। उसे क्या पता था कि क्या होने जा रहा है, इसलिए वह उसी तरह चुपचाप लेटी रही। रितेश ने उसकी इस लापरवाही का फ़ायदा उठाया और उस पर हथौड़े से वार करके इस तरह उसे ख़त्म कर दिया कि वह चीख भी नहीं पाई। कमरे में खून ही खून फैल गया। बिस्तर भी खून से तर हो गया। उसके भी कपड़े खराब हो गए। उसने पहले तो अपने ही नहीं, स्मिता के भी कपड़े बदले, बिस्तर बदला। उसके बाद कमरा साफ किया। स्मिता की लाश उसने चादर से ढक दी। उसने सोचा कि सुबह जल्दी उठकर वह लाश को ठिकाने लगा देगा, लेकिन पत्नी की हत्या करने के बाद उसे यह चिंता होने लगी कि अब वह बचेगा कैसे। यही सोचते सोचते वह सो गया।
और सुबह देर से नींद खुली। 23 अप्रैल की सुबह रितेश जागा तो रात का पूरा दृश्य उसकी आंखों के आगे घूमने लगा। वह उठकर बैठ गया और सोचने लगा कि अब स्मिता की लाश का क्या करे। तभी किराएदार मझोले की पत्नी शारदा किसी काम से ऊपर आ गई। रितेश को बाहर वाले कमरे में परेशान बैठा देखकर पूछा, क्या बात है भाई साहब, आप कुछ परेशान लग रहे हैं। यथार्थ की मम्मी अभी उठी नहीं क्या? उनकी तबीयत ठीक है, इसलिए वह अभी तक सो रही हैं, कहकर रितेश ने शारदा को टाल दिया। शारदा और उसके पति मझोले ने रात में रितेश और स्मिता के बीच जो झगड़ा हुआ था वो सुना था। उनका यह रोज का मसला था, इसलिए वे बीच में नहीं बोलते थे। लेकिन जब उन्होंने रितेश को परेशान देखा और स्मिता उन्हें दिखाई नहीं दी तो उन्हें संदेह हुआ, लेकिन उन्होंने कुछ कहा नहीं। कुछ देर बाद रितेश का 6 साल का बेटा यथार्थ उठा तो उसने भी माँ के बारे में पूछा। तब रितेश ने कहा, बेटा उनकी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए वह सो रही है, अभी तुम उन्हें जगाना मत। उसने यथार्थ को खाने के लिए बिस्कुट और साथ में चाय दी। बेटे को चाय बिस्कुट देकर नीचे गोदाम में चला गया। उसका वहाँ भी मन नहीं लग रहा था। वह स्मिता की लाश को लेकर काफ़ी परेशान था। वह सोच रहा था कि किसी तरह से रात हो जाए तो वह उसे ठिकाने लगा दे, लेकिन रात होने से पहले ही उसकी पोल खुल गई। यथार्थ अकेला ही इधर उधर खेलकर टाइम पास कर रहा था। कुछ देर बाद शारदा फिर ऊपर आ गई। उसने यथार्थ को अकेला खेलते देख पूछा, बेटा तुम्हारी मम्मी कहाँ है? यथार्थ ने कहा, मम्मी की तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए वह सो रही हैं। पापा ने कहा है कि उन्हें जगाना मत। शारदा को संदेह तो पहले ही था कि कुछ गड़बड़ तो ज़रूर है। यथार्थ की बात सुनकर उसका संदेह गहराया तो वह अंदर आ गई जहाँ स्मिता सो रही थी। उसने स्मिता को तो नहीं देखा, लेकिन इधर उधर देखा तो वहाँ उसे खून के छींटे दिखाई दिए। वह भागकर नीचे गई और उसने सारी बात अपने पति को बता दी। इसके बाद मझोले ने इस बात की सूचना सादतगंज कोतवाली को दे दी। सूचना मिलते ही कोतवाली प्रभारी समर बहादुर यादव ने 2 सिपाहियों को मामले का पता लगाने के लिए भेज दिया। दोनों सिपाही रितेश के घर पहुंचे तो उन्होंने देखकर उनका चेहरा सफ़ेद पड़ गया, लेकिन उसने खुद को जल्दी ही संभाल कर पूछा, आप लोग यहाँ क्या कोई खास काम है? एक सिपाही ने पूछा, क्या तुम हमें बताओगे कि तुम्हारी पत्नी कहाँ है? रितेश ने कहा, मेरी पत्नी की तबीयत खराब है, वह सो रही है। आप लोगों को उससे क्या काम पड़ गया जो आप लोग उसके बारे में पूछ रहे हैं? पुलिस वाले उसकी बात का जवाब देने की बजाय किराएदारों के इशारा करने पर स्मिता के कमरे की ओर चल पड़े। इस पर रितेश सिपाहियों के आगे खड़ा हो गया और उन्हें ऊपर जाने से रोकने लगा, लेकिन सिपाही उसे धकिया कर ऊपर चले गए। स्मिता चारपाई पर लेटी थी, उसे चादर उड़ाई हुई थी, उसके शरीर से किसी तरह की हरकत नहीं हो रही थी। ऐसे में सिपाहियों को भी शक हुआ तो उन्होंने ऊपर पड़ी चादर हटा दी। स्मिता की खून से सनी लगभग अर्धनग्न लाश सामने आ गई। सिपाहियों ने रितेश को दबोच लिया। इसके बाद सिपाहियों ने हत्या की सूचना थाना प्रभारी को दे दी। थाना प्रभारी समर बहादुर यादव ने इस बात की जानकारी पुलिस अधिकारियों को दे दी और थोड़ी ही देर में रितेश के घर थाना प्रभारी समर बहादुर यादव के साथ क्षेत्राधिकारी राजकुमार अग्रवाल पहुंच गए। यथार्थ माँ की खून से लथपथ लाश देखकर रोने लगा। वह पुलिस को कुछ बताने लायक ही नहीं था, इसलिए पुलिस ने उसे बाहर भेज दिया। इसके बाद पुलिस ने रितेश से पूछताछ शुरू की तो उसने अपना अपराध स्वीकार कर लिया। पुलिस ने घटना की सूचना स्मिता के भाई राजू द्विवेदी को दी तो वह कानपुर से लखनऊ आ गया। उसके पहुंचने पर पुलिस ने उसकी ओर से स्मिता की हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया। पुलिस ने रितेश की निशानदेही पर वह हथौड़ा और ड्रम में छुपाए गए खून से सने कपड़े बरामद कर लिए। यथार्थ को पुलिस ने उसके मामा के हवाले कर दिया और इसके बाद रितेश को अदालत में पेश किया गया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया। अब उसे अपने किए पर पछतावा हो रहा था, लेकिन उसके इस पछतावे का कोई फ़ायदा नहीं था। तो दोस्तों, ये थी एक नशे की लत में हुए हत्याकांड की कहानी। आपकी इस कहानी के बारे में क्या राय है, कमेंट करके ज़रूर बताएं, क्योंकि आपके कमेंट्स बहुत मायने रखते हैं और मुझे आपका सहयोग बहुत मायने रखता है। तो चले दोस्तों, मिलते हैं फिर कल एक सच्ची कहानी के साथ, एक सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए सेफ रहें, सुरक्षित रहें और अपना ध्यान रखें।
जय हिंद दोस्तों, जय भारत।